आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि इतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद भी वहाँ से लेके आज जहाँ पर देखते हो आप खुद को, दोनों में कितना डिफरेंस नज़र आता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं होता। ख्वाब देखे जाते हैं, पूरा उतना इतना आसान नहीं होता जितना आसान लोगों को बाहर से नज़र आता है। क्या आपको लगता है कम उम्र में मिली इतनी बड़ी सफलता कुछ लोगों को आपके प्रति असहज महसूस कर रही है? नहीं कर रही तो करना चाहिए। देवेंद्र यादव के राजनीतिक गॉडफादर कौन है? मुझे राजनीति में आने का अवसर, यहाँ तक पहुँचने का अवसर में राहुल जी का बहुत दिल से धन्यवाद, आभार करूँगा कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि उन्होंने एक अवसर ऐसा बनाया जिस अवसर के थ्रू मैं इलेक्शन लड़ पाया और चुनाव NSUI का अध्यक्ष बन गया, स्टेट प्रेसिडेंट बन गया। इसके बाद फिर वहाँ से जर्नी यहाँ तक पहुँच गई। भले ही इस चुनाव में आप जीत गए, लेकिन कांग्रेस आखिर क्यों हारी? क्या खामियां थी तो सरकार पे नहीं आई? देखिए, कोई भी सरकार आती है और जाती है तो उसमें खामियां तो होती एक दो कारण नहीं होते, काफ़ी सारे कारण होते हैं। कुछ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में कमजोरी होती है, कुछ इलेक्शन मैनेजमेंट में हमारी सफलता या कमजोरी हो सकती है। इस तरीके से बहुत सारी बातें रहती है। जान जो थी उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट के बाद किसी को लग नहीं रहा था कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। ऐसा रूह चल रही थी, ऐसी हवा चल रही थी। उसके बाद जिस तरीके से तख्ता पलटा, लोग आश्चर्य हो गए। काफ़ी लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह हो गया। कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे मंत्री हैं, जब मैं बैठता हूँ, मुलाकात करता हूँ, तो वो भी कहते हैं कि अविश्वसनीय, पता नहीं कैसे हो गया। जिस तरीके से भूपेश की गवर्नमेंट ने काम किया था, लोगों के मन में ये लग रहा था किसान हो, बहुत से ऐसे मुद्दे थे, रिपीट करेगी गवर्नमेंट। बालूदा बाजार हिंसा में इसको लेकर आप पर एलिगेशंस भी लगे, FIR भी दर्ज हुई, जेल भी आप गए। और जो मैंने देखा, जो मैंने पढ़ा, जो इंटरव्यू आपके मैं देख रहा था, आप कह रहे थे कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, ऐसे एलिगेशन जो एलिगेशंस ही नहीं होते हैं। जेल पर रह के मैंने उसको बारीक से एनालिसिस किया और हर एक जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया गया था उसको मैं पढ़ रहा था। थोड़ा ग्लोरीफाई करेंगे आप? युवा जानना चाहता है लोगों। देखिए, ऐसा है, बलौदा बाजार के केस पे बहुत जिम्मेदारी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस केस में मेरे साथ ही साथ सैकड़ों लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। हाँ जी। जो लोग घटना में सम्मिलित नहीं थे, उन लोगों को राजनीतिक चश्मे से देखकर, या जिनके पास सोर्सेस नहीं थे, पॉलिटिकल सोर्सेस नहीं थे, उन लोगों को वहाँ पर 8 से 9 महीने, 10 महीने जेल में डाला गया, केस किया गया और उनकी ज़िंदगियों में इतना उतार चढ़ाव ला दिया गया। लेकिन जो फेयर काम सरकार को करना था कि गहराई से जांच करती, जो जिम्मेदार लोग थे उनको अरेस्ट करती, वो सारा काम सरकार ने नहीं किया। तो मुझे ये लगता है, मेरा दुख जब सोचता हूँ ना, तो और सबका दुख देख के मुझे मेरा दुख नहीं लगता। आपके राजनीतिक सफ़र में तब से लेके अब तक, जब से आपने राजनीति शुरू की थी, उस वक्त से लेके भूपेश बघेल और TS बाबा में सबसे ज़्यादा किसने आपको सपोर्ट किया? दोनों का ही बहुत प्यार और सपोर्ट मिला है। हाँ जी। भूपेश बघेल जी हमारे मैंने कहा हमारे गुरु हैं राजनीतिक। उन्होंने हमको बहुत शुरुआत से, जब मैं कॉलेज में था तब से हमें प्रोटेक्ट किया, प्रमोट किया पॉलिटिकली। आदरणीय TS बाबा साहब CLP लीडर थे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में। उन्होंने उस समय हमें प्रमोट किया। सभी लोगों की मदद मिली। आपकी लव स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कैसे आप अपनी वाइफ से मिले, थोड़ा सा बताएं। मेरी वाइफ डॉक्टर श्रुतिका, वो मेरी ज़िंदगी में क्लास 11th में हम लोगों की मुलाकात हुई। लव मैरिज थी? हाँ, लव मैरिज है मेरी, थी नहीं है। अच्छा है। और केमिस्ट्री के ट्यूशन्स में क्लास 10th में जाता था, वहाँ पे हम लोगों की मुलाकात हुई। बायो सेक्शन में थी, मैं मैथ सेक्शन में था। और फिर वहाँ से हमारे एक दूसरे से परिचय हुआ, दोस्ती हुई। और अब तो काफ़ी साल हो गए हैं, मतलब समझिए 20 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। जो आप पे भरोसा करता है वही आपका हमसफर होता है, पार्टनर होता है। तो श्रुतिका ने मुझ पर भरोसा किया। समझ लो, मैं कुछ कर सकता हूँ ज़िंदगी में, या मैं लोगों के लिए बेहतर कर सकता हूँ, या मैं लोगों की भावना को समझ सकता हूँ, ईमानदार हूँ। इस बात को सबसे पहली बार समझने वाली तो वही थी, अपार्ट फ्रॉम, मतलब मेरी माँ को छोड़ दूँ। उसके बाद तो वही थी जो ये कह रही थी, नहीं तुम
करो, ठीक है, जो है ठीक है। हेलो एवरीवन, मैं भरत विहान दुर्गम हूं और आप पॉडकास्ट विद विहान का शो देख रहे हैं। पॉडकास्ट विद विहान के शो में आज के मेरे गेस्ट हैं भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जी। सर, वेलकम टू द विहान का शो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत दूर बीजापुर से आते हैं और बीजापुर से निकल के जिस तरीके से भरत जी आपने पूरे भारत में एज अ इन्फ्लुएंसर अपने आप को स्टैब्लिश किया है और पूरे छत्तीसगढ़ में यूथ के लिए और सब लोगों के लिए काम करते हैं, तो मेरे लिए भी खुशी की बात है कि मैं आपके साथ इस पॉडकास्ट में उपस्थित हो पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडली वर्ड्स। सर, आपकी बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने कॉलेज वक्त से आपको बहुत करीब से देखा है और बहुत करीब से जानने की कोशिश भी की है। तब से लेके अब तक आपकी जर्नी को हमने देखा है। आप नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं। नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आने के बावजूद महापौर के बाद 2 बार के विधायक, कितनी चुनौतीपूर्ण थी आपकी ये जिंदगी? देखिए, मुझे ये लगता है ज़िंदगी में तो हर समय आपके पास चुनौतियाँ बनी रहती है और चुनौतियाँ आएंगी नहीं तो आप नहीं बन पाओगे। इसलिए ज़िंदगी में जितनी चुनौतियाँ मिलती है उसको सहजता से स्वीकार करना चाहिए और उसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। वो चुनौतियाँ हमेशा आपको आगे का रास्ता भी दिखाती हैं। मैं पलटकर अगर मेरी ज़िंदगी के बारे में कहूँ कि मेरे लिए क्या कठिन था, तो मैं ऐसा बहुत कठिन याद नहीं कर पाता। मुझे तो हर एक लम्हे में खुशी का ही एहसास होता है। खुशी का एहसास उसमें भी होता है जब राजनीतिक कार्यों से दिल्ली जाते थे, ट्रेन की टिकट कटाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती थी। जनरल डिब्बे में हम लोग 10, 20, 25 साथी घुसे हुए रहते थे, किसी भी तरह दिल्ली पहुंचना है। वापसी में जो एक रहता है ना कि मैंने रुमाल रख दी तो मेरी जगह हो गई। हाँ जी, हाँ जी। ट्रेन आने के पहले से खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं और ट्रेन पहुंचने वाली है और उसके बाद सबसे पहले जनरल बोगी में हम लोग घुस के अपनी जगह को सुनिश्चित करते हैं। फिर देखते हैं कोई बुजुर्ग आ गया तो जगह छोड़ दी, कोई महिला आ गया तो जगह छोड़ दी, करते करते फिर गेट के पास ही बैठ के सफर करना पड़ता है। तो वो सब भी समय रहा है, लेकिन आज पलट के याद करो तो मुस्कुराहट ही आती है याद करके। आती है, लेकिन आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि इतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद भी वहां से लेके आज जहां पर देखते हो आप खुद को, दोनों में कितना डिफरेंस नजर आता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं होता। ख्वाब देखे जाते हैं, पूरा उतना इतना आसान नहीं होता जितना आसान लोगों को बाहर से नजर आता है। बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं जिस दिन राजनीति में आया था, हाँ जी, और आज का दिन, मैं पिछले 16 सालों को अगर देखता हूँ ना, तो मैं इस बात को महसूस नहीं कर पाता कि पहले और अभी में मेरे अंदर कोई परिवर्तन आ गया। जिस नज़रिए से मैं पहले देखता था चीज़ों को, आज भी उसी नज़रिए से देखता हूँ, उसी गंभीरता से देखता हूँ। जो मेरे अंदर एक पैशन है काम करने का, लोगों से मिलने जुलने का, सच बोलने का हिम्मत है, वो समय से और मजबूत हुई है और बढ़ी है। तो जिंदगी देखिए, आपकी है ना लाइफ में है ना, आपकी पोजीशनिंग चेंज होती जाती है, लेकिन जो आप होते हो ना, जो शुरुआत से आप होते हो, आप वही होते हो। लोगों को आपको देखने का नजरिया बदलते जाता है। लोग आपको ऐसे देखते हैं कि ये बहुत सक्सेस हो रहा है या ये अनसक्सेसफुल हो रहा है, लेकिन जो पर्सन होता है ना, वो अपने आप को अपग्रेड और इम्प्रूव करने में डे बाई डे लगा रहता है। जो प्रोसेस आज से 16 साल पहले मेरी जिंदगी में था खुद को अपग्रेड करने का, वो प्रोसेस आज भी मेरी जिंदगी में चल रहा है कि खुद को अपग्रेड करना है और आने वाले चैलेंजेस को फेस आउट करना है। जहां तक कहूं कि बिना राजनीतिक बैकग्राउंड के पॉलिटिकली इतना जल्दी चीज़ों पे पहुंच पाना, तो मैं कहूँगा इसमें बहुत बड़ा रोल कांग्रेस पार्टी का है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में वो अवसर मिलते हैं कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सको और आपके अंदर जितनी क्षमता है आपको पूरा दिखाने का, काम करने का अवसर कांग्रेस पार्टी देती है। राहुल जी ने सिस्टम चालू किया था NHAI में इलेक्शंस का। मैं कॉलेज इलेक्शंस लड़ा, कॉलेज से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से मेयर, मेयर से नेशनल, नेशनल से MLA, MLA से फिर नेशनल कमेटी में, फिर दोबारा MLA, तो फिर लोकसभा। तो इस तरीके से
ये जो ये सफर इतना स्पीड इसलिए हुआ है क्योंकि एक प्रोसेस कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने बना के रखा है युवाओं के लिए कि आप अपनी राजनीतिक भूमिका को खुद से सुनिश्चित कर सकते हो अपने नेटवर्किंग, अपनी कैपेसिटी और अपने कमिटमेंट के दम पे। तो ये अवसर मिला, मैंने उस पर काम किया। बाकी मैं एक चीज और मानता हूँ जिंदगी में, मुझे ये बात कहने में गुरेज नहीं है कि जिंदगी में बहुत सारी सफलताएं आपको समय और परिस्थिति दिलाती है। आपको लगता है कि आपने वहां पर छक्का मार दिया, लेकिन बॉल वीक रहती है, तभी छक्का पड़ जाता है। हाँ, क्या आपको लगता है कि कम उम्र में मिली सफलता कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो रही है? मैं आपके सवाल को सही से नहीं समझ पाया। क्या आपको लगता है कम उम्र में मिली इतनी बड़ी सफलता कुछ लोगों को आपके प्रति असहज महसूस कर रही है? नहीं कर रही तो करना चाहिए। देखो, आप कैसे राजनीति देखते हैं? है, राजनीति में ये बहुत प्रैक्टिकल बात है कि राजनीति हो या इंटरप्रेन्योरशिप हो या किसी भी सोसाइटी के किसी भी काम को आप करोगे और डे बाय डे उसमें प्रगति करते रहोगे तो कुछ लोगों को असहजता होगी। तो ये एक प्रोसेस है। हो सकता है किसी उम्र में के पड़ाव में मैं हूं और मुझे भी कुछ असहज दिखे, तो उस पर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है पार्ट ऑफ गेम है, और इस पे जो जरूरी है वो मुझे समझना जरूरी है कि मैं अपनी मेरी जो समझिए मेरा जो काम है या मेरा जो दायरा है या मेरे सोचने का तरीका है उसमें बदलाव नहीं आना चाहिए। मैं जमीनी रहूं, काम करते रहूं, बाकी जिसको जो सोचना है सोचे। देवेंद्र यादव के राजनीतिक गॉडफादर कौन है? देखिए, ऐसा है कि मैं कहूँगा मुझे राजनीति में आने का अवसर, यहाँ तक पहुँचने का अवसर में मैं राहुल जी का बहुत दिल से धन्यवाद, आभार करूँगा कांग्रेस पार्टी का, क्योंकि उन्होंने एक अवसर ऐसा बनाया जिस अवसर के थ्रू मैं इलेक्शन लड़ पाया और चुनाव NSUI का अध्यक्ष बन गया, स्टेट प्रेसिडेंट बन गया। इसके बाद फिर वहाँ से जर्नी यहाँ तक पहुँच गई। इसके साथ ही साथ प्रदेश में मुझे सभी मेरे सीनियर लीडर्स का बहुत आशीर्वाद मिला। आदरणीय भूपेश बघेल जी मेरे गुरु जैसे हैं, उन्होंने राजनीति में मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। विद्याचरण शुक्ला जी के पास काफ़ी समय तक मैं उनके साथ मैंने काम किया। आदरणीय नंद कुमार पटेल साहब के अंतिम समय तक मैं उनके साथ था झीरम घाटी में। हमारे CLP साहब हैं, महन जी। जब मेरी ज़िंदगी में एक परिस्थिति ऐसी आई कि मैं पार्टी से सस्पेंड हो गया था तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। कब की बात थी? ये 2013 की बात थी। रीजन क्या थी? अब चलिए, पॉलिटिक्स बहुत लंबी खिंच जाएगी। उसमें उस समय पार्टी से सस्पेंड कर दिए थे। हाँ जी। एक साल के लिए एक कंट्रोवर्सी में मैं फंस गया था, तो उस समय महन जी ने सपोर्ट किया। तो ऐसे समय आपकी जो जर्नी होती है ना, हाँ जी, जो आपका सफर है उसमें बहुत सारे समय ही बहुत सारे लोगों को भेजता है जो आपको आशीर्वाद देते हैं, आपको सहयोग करते हैं और आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। तो काफ़ी लोगों का सहारा है, और मेनली तो मैं कहूँगा मेरे टीम, मैं कहूँगा जिस समय से मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ उसके पहले से जो मेरे दोस्त थे, आज भी मेरे दोस्त हैं, यही मेरे लिए खुशी की बात है। तो मेरे पास कुछ है इतने सालों में, तो मेरा एसेट ही मेरे साथ जुड़े हुए लोग जो प्रदेश भर के, देश भर के लोग हैं, वही मेरा एसेट है। उसी को मैं अपनी संपत्ति मानता हूँ। भले ही इस चुनाव में आप जीत गए, लेकिन कांग्रेस आखिर क्यों हारी? क्या खामियां थी? तो सरकार पे नहीं आई। देखिए, कोई भी सरकार आती है और जाती है तो उसमें खामियां तो होती, एक दो कारण नहीं होते, काफ़ी सारे कारण होते हैं। कुछ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में कमजोरी होती है, कुछ इलेक्शन मैनेजमेंट में हमारी सफलता या कमजोरी हो सकती है। इस तरीके से बहुत सारी बातें रहती है। मैं जो हमारी सरकार 2023 के पहले काम कर रही थी, मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कहूँगा कि सरकार जनता के लिए बेहतर काम कर रही थी, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बेहतर काम कर रही थी। और सरकार ने ये बताया कि जो हमारे ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उनके लिए उनके से जुड़े हुए विषय सरकार के लिए इम्पोर्टेंट है। इन सभी चीज़ों पे काम हुआ।
चुनाव तभी भी हम सफल नहीं हो पाए, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले समय में सफलता लाएंगे। इस नतीजे ने आपको नेता के तौर पर क्या बताया, क्या सिखाया? क्योंकि रुझान जो थी उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट के बाद किसी को लग नहीं रहा था कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। ऐसा रू चल रही थी, ऐसी हवा चल रही थी। उसके बाद जिस तरीके से तख्ता पलटा, लोग आश्चर्य हो गए। काफ़ी लोगों के मन में प्रश्न चिन्ह हो गए। कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे मंत्री हैं, जब मैं बैठता हूँ, मुलाकात करता हूँ, तो वो भी कहते हैं कि अविश्वसनीय, पता नहीं कैसे हो गया। जिस तरीके से भूपेश की गवर्नमेंट ने काम किया था, लोगों के मन में ये लग रहा था किसान हो, बहुत से ऐसे मुद्दे थे, रिपीट करेगी गवर्नमेंट। इस पे मैं फ्रैंकली आपसे कहना चाहूँगा, हाँ जी, मुझे ये समझ में आया कि पॉलिटिक्स में हम, एक तो हमारी जिम्मेदारी जो है सेवा भाव से काम करना, उसको हमें पूरी ईमानदारी से करते रहना है, लेकिन इलेक्शन टैक्ट से होता है। अच्छा, तो टैक्टफुल भी हम लोग रणनीति में भी जितने ज़्यादा गहराई से उतर कर रणनीति और राजनीति को को मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे तो इलेक्शंस उस पर काफ़ी डिपेंड करते हैं। क्या लगता है वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरीके से राजनीति हो रही है, क्या लोकतंत्र के दायरे में है? देखिए, आप क्या सुनना चाहते हैं मुझसे? आपको क्या लगता है? मुझसे राजनीतिक बातें करना चाहते हैं कि एक फेयर ओपिनियन जानना चाहते हैं? फेयर ओपिनियन जानना चाहता हूँ। देखिए, मुझे लगता है सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि वो सत्ता में जब तक बैठे रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे और उनके जो आइडिया ऑफ लाइफ या आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स है उसको डिलीवर कर पाएंगे। तो वो उस सत्ता को बचाए रखने के लिए किसी भी हद पर जाकर उसको बचा रहे हैं। मैं उनको जस्टिफाई कर रहा हूं, उनको ग्रीन कार्ड दे रहा हूं कि आपको सत्ता बचानी है, आप जैसे भी बचा रहे हो ठीक है। हम यहां पर खड़े होकर हमें जो लगता है हम जो कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम लोग सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए भी आप देखे होंगे हम चुनाव हारने के बाद भी बहुत कॉन्फिडेंटली खड़े रहते हैं कि नहीं, हम सही बात बोल रहे हैं, हमने कोई इसमें गलत प्रैक्टिसेस की ओर नहीं गए हम इलेक्शन में, और हम डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश रखे रहने के लिए हम ईमानदार प्रयास की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, वो टैक्स कर रहे हैं, वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि उनको सत्ता किसी भी हाल में चाहिए। हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमको डेमोक्रेसी बचानी है। बालूदा बाजार हिंसा में इसको लेकर आप पर एलिगेशंस भी लगे, एफआईआर भी दर्ज हुई, जेल भी आप गए। और जो मैंने देखा, जो मैंने पढ़ा, जो इंटरव्यू आपके मैं देख रहा था, आप कह रहे थे कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, ऐसे एलिगेशन जो एलिगेशंस ही नहीं होते हैं। जेल पर रह के मैंने उसको बारीक से एनालिसिस किया और हर एक जो मेरे ऊपर एलिगेशन लगाया गया था उसको मैं पढ़ रहा था। थोड़ा ग्लोरीफाई करेंगे आप? युवा जानना चाहता है लोगों। देखिए, ऐसा है, बलौदा बाजार के केस पे बहुत जिम्मेदारी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस केस में मेरे साथ ही साथ सैकड़ों लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। हाँ जी। जो लोग घटना में सम्मिलित नहीं थे, उन लोगों को राजनीतिक चश्मे से देखकर या जिनके पास सोर्सेस नहीं थे, पॉलिटिकल सोर्सेस नहीं थे, उन लोगों को वहाँ पर 8 से 9 महीने, 10 महीने जेल में डाला गया, केस किया गया और उनकी जिंदगियों में इतना उतार चढ़ाव ला दिया गया। लेकिन जो फेयर काम सरकार को करना था कि गहराई से जांच करती, जो जिम्मेदार लोग थे उनको अरेस्ट करती, वो सारा काम सरकार ने नहीं किया। तो मुझे ये लगता है, मेरा दुख जब सोचता हूँ ना, तो और सबका दुख देख के मुझे मेरा दुख नहीं लगता। सर, आप जब बालूदा बाजार हिंसा को लेके जेल गए, पहला दिन कैसा लगा, क्या महसूस हुआ? कितनी सारी मन पे बातें चल, बहुत सारी बातें दिमाग में घूम रही थी। हाँ जी। जेल जाने का अनुभव, एक लोगों के मन में डर तो रहता ही है कि जेल किसी ने नहीं देखी, अंदर के जीवन कैसे होगा। मैं भी पहुंचा रात में 12 साढ़े 12 बजे पहुंचा। अगले दिन सुबह उठा तो बहुत सारे लोग आए मिलने, और फिर मैं जेल को देखने समझने में ही, मुझे लगता है जेल को जानने में ही 1 महीना लग जाता है। अच्छा। तो देखिए, उसको कैसे आप देख रहे हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे मुझे
जेल में जो खाना मिलता था, हाँ, लोग ये कहते हैं कि विधायकों के लिए अलग से वीआईपी ट्रीटमेंट होती है, क्या ऐसा होता है क्या? देखो ऐसा है कि मुझे लगता है कि कहना हमेशा है ना आसान होता है। जैसे गाना है ना, हाँ कुछ जी, तो लोग कहेंगे। कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ऐसा है कि वो बातें हो जाती है, उसका कोई आधार नहीं होता। लेकिन हो सकता है कभी विधायकों को ट्रीटमेंट भी मिलता होगा। लेकिन मैं अपनी बात कह सकता हूं, मैं जेल को अनुभव करने गया था, जेल को जीने गया था, और मैं जेल से बाहर निकलकर भी मैंने यही कहा कि ये 6 महीना जेल नहीं कटी है, तपस्या की है। तो मैंने वो पूरे 200 दिन खुद को, खुद से बातें करना और खुद को इम्प्रूव, अपग्रेड करने में लगाए। तो मुझे ये दिखता था कि जेल में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ अत्याचार हो रहा है, या मैं वहाँ पर भी देखता था कि बहुत सारे नियम कायदे कानून का उल्लंघन हो रहा है। जो मौलिक अधिकार लोगों को मिलने चाहिए, हेल्थ में, फूड में, या उनके फैमिली से कनेक्टिविटी में, वो सारी चीज़ों पर मौलिक अधिकारों का हनन होता था। तो उन सभी विषयों पर भी बात करते थे। तो नेचर आदमी का एक जैसा ही होता है। आप जेल के बाहर रहोगे तब भी वैसे ही हमें, मतलब जैसे जब जेल के अंदर थे तब भी वैसे ही थे। हाँ, लेकिन मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कहता हूँ। आप जेल की बात पूछ ही रहे हो तो एक घटना बताता हूँ। हाँ जी, अभी वर्तमान में हमारे मंत्री जी हैं गुरु कुशवंत साहब, जी, और एक और सीनियर लीडर एमएलए हैं मिश्रा जी, रायपुर के, जी, जो एमएलए हैं अभी। तो ये दोनों लोग आए थे जेल में, गुरु घासीदास जयंती का अवसर था। हाँ जी, ये 26 जनवरी के अवसर पे आए थे शायद, हाँ 26 जनवरी के अवसर पे आए थे। तो ये आए थे वहां पर चीफ गेस्ट बनकर, और सारे जितने कैदी थे वो जमीन पे बैठे हुए थे, ये ऊपर स्टेज पे बैठे थे। मैं भी नीचे जमीन पे बैठा हुआ था कैदियों के साथ, क्योंकि मैं भी तो आरोपी हूँ। मुझे इन्होंने ऊपर से देखकर बोला भी कि हमारे साथी विधायक भी बैठे हुए हैं। मुझे बड़े प्यार से बुलाया भी कि आप ऊपर आ जाइए। तो मैं बोला नहीं नहीं, मैं तो अभी हवालाती हूँ केस में आया हूँ, तो मैं स्टेज पे कैसे आपको आके नमस्कार कर सकता हूँ। हाँ जी, मेरी जगह तो जमीन पे ही बैठने की है ना, तो मैं जमीन पे बैठता था। देखो, जिंदगी में आपको जो मिला उसका आनंद लो, उसको स्वीकार करो, खुलकर जियो, यही जिंदगी है। तो मैंने जेल में भी यही देखा, जेल के बाहर भी यही देखता हूँ। और आपने मुझसे पूछा कि जब आपने राजनीति शुरू की थी तो आपको कैसा लगता था, आज कैसा लगता है। तो मुझे कभी भी कुछ अलग नहीं लगा, क्योंकि मैं हर समय हर परिस्थिति का आनंद लेता हूँ और उसको जीता हूँ, उस पल को। मुझे लगता है ये पल आज मिला है, कल नहीं मिलेगा, आज इसको जी लो। तो मैं ईमानदार रहता हूँ उस पर। आपने करीब 200 दिन जेल में बिताया लगभग, तो वह समय आपके लिए मानसिक और व्यक्तिगत तौर पे आपको मजबूत बनाया या फिर आपको कमजोर बनाया? परिस्थितियां बहुत होती है, घर परिवार, बेटा, वाइफ, माँ। देखिए, ऐसा है कि उतार चढ़ाव चलते रहते हाँ हैं। जी, मानसिक हर इंसान है, लेकिन मेरे लिए तो मैं कहूँगा फिर से वही बात कि वो 6 महीने मेरी जिंदगी के ऐसा समय जिसने मुझे आंतरिक शक्ति दी, जिसने मुझे तपाया, जिसने मुझे हर वो दर्द देने का प्रयास किया जो दर्द मैंने पहले शायद अनुभव नहीं किया था जिंदगी में। तो अच्छा है कि अब और परिपक्वता आ गई है, और कठोरता आ गई है, और गहराई आ गई है जिंदगी में। इतिहास को जानने का मौका दिया मैंने। 5000 साल के भारत और विश्व के इतिहास को पढ़ा। जितनी बड़ी घटनाएं हुए हैं विश्व इतिहास में उसको जाना। तो इससे एक सोचने का तरीका और काम करने के तरीके में भी बदलाव आता है। और जेल में जब आप रहो तो अकेले रहते हो, तो आपको आपकी पुरानी जिंदगी के भी सारे कारनामे, सारी बातें याद आती है कि आपने क्या अच्छा किया, कहाँ कमी छोड़ी। मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मैं इतनी तेजी से भागता रहा जिंदगी में कि पलट के ठहर के सोचने का मौका ही नहीं मिला। तो जेल में मैंने पूरे अपने
जिंदगी को सोचा, याद किया। जेल से बाहर निकला तो उन दोस्तों से मिला भी, उनको बोला भी कि मैंने जेल में तुमको याद किया था। अच्छा। और देखिए, बहुत ज्यादा मैं किसी चीज का शौक नहीं रखता, इसलिए मेरे लिए जेल में कोई तकलीफ जैसी बात नहीं थी। जेल का जो खाना था वो सादा खाना मुझे पसंद था, मैं वही खाना खा लेता था। और तो देवेंद्र यादव की जेल की रूटीन क्या होती थी, कैसे वहाँ पे? जैसे सब कैदी हैं वैसे हम भी हैं। अच्छा। सुबह 5:30 बजे उठना है, गाना बजता था, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, लाउड स्पीकर में, और उठ जाते थे हम लोग। और इसके बाद फिर उठते ही साथ में वॉक करता था 45 मिनट्स, फिर रनिंग करता था 45 मिनट्स, फिर वहीं पे एक्सरसाइज करता था, डिप्स और वो जो भी आप कर सकते हो, योगा वगैरह, 1.5-2 घंटे उसमें भी बिताता था। तो ऐसा अपना रूटीन बना के रखा था। मुझे लगता है कि मेरी जो मॉर्निंग की एक्सरसाइज थी वो मेरे को काफ़ी मेंटल पीस देती थी। और इसके बाद तो समझिए दिन में 5-6 घंटे तो पढ़ने में ही चले जाते थे। शाम को 7 बजे अपने जो मेरा बैरक था, मेरा सेल था, उसमें ताला लग जाता था। 7 बजे से रात में अब क्या करोगे, तो पढ़ते रहते थे, और इसके बाद जब नींद आती थी सो जाते थे। क्या उस समय आपको ऐसा लगा कि क्यों और किस संदर्भ में मुझे ही टारगेट किया जा रहा है? ये मन में हमेशा चीजें घूमती थी, ये पर्टिकुलर आप ही को क्यों टारगेट किया? ये बात मेरे मन में आई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। हाँ जी। लेकिन वो झट से गायब हो जाती थी, क्योंकि मेरे अलावा सैकड़ों और सतनामी समाज के युवा थे, सतनामी पंथ को मानने वाले युवा थे, जिनके साथ ऐसा हो रहा था। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने दुख को ही सोचकर दुखी हूँ, मुझे और लोगों का दुख देखने के लिए ईश्वर ने भेजा है, बनाया है, ये मेरा काम है। इसलिए मैं अपने दुख को कभी एहसास करने की कोशिश बहुत ज़्यादा नहीं करता। दूसरों के दुख को देखने, एहसास करने और समाधान करने की कोशिश करता हूँ। अक्सर ये कहा जाता है कि नेता जेल जाते हैं, फिर जब बाहर आते हैं तो कद बढ़ जाती है। क्या देवेंद्र यादव का कद बढ़ा है या घटा है? आपको क्या लगता है? व्हाट यू थिंक? लोगों का अपना सोचना हो सकता है, अपना कहना हो सकता है। देवेंद्र के लिए इम्पोर्टेंट है कि देवेंद्र खुद को क्या कह रहा है और कितनी मान रहा है और कितनी जस्टिफाई कर पा रहा है सिचुएशंस को। तो जेल जाने के पहले भी ये सोच कर नहीं गया था कि बाहर निकल के बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा। जेल से जब निकला तो ये इस बात का एहसास ज़रूर हुआ कि बिना किसी खबर के, बिना किसी सूचना के, जब हजारों हजार की संख्या में प्रदेश भर के कोने कोने से लोग मुझे देखने, मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो मुझे जिम्मेदारी का एहसास तो ज़रूर हुआ जेल से बाहर आने के बाद कि ये जो जन सैलाब है, ये उम्मीदों का सैलाब है, भरोसे का सैलाब है, विश्वास का सैलाब है। और इसके लिए मुझे अपने आप को और परिपक्व और मजबूत और निरंतरता के साथ कार्य में लगना पड़ेगा, क्योंकि लोग मुझे भरोसे से देख रहे हैं और मैं किसी की उम्मीदों को ख़त्म नहीं कर सकता। लोगों के बीच में जनचर्चा जब बनता था तो ये भी कहा जाता था कि आप कांग्रेस के भीतर भी कुछ लोगों को असहज करने लगे थे। क्या आपको ऐसा कभी महसूस हुआ लोगों के बीच में? पॉलिटिक्स से ये सारी चीज़ें तो चलेगी। हाँ जी। मैं आपको पहले ही कहा हूँ, आप 2 कदम चलोगे, कुछ लोगों को आपत्ति होगी, कुछ लोग रिएक्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आपको लोगों से क्या करना है? मैं यूथ को कहना चाहता हूँ ये बात। आप अगर मुझे एक छत्तीसगढ़ के युवा लीडर के रूप में देख रहे हैं या देवेंद्र के रूप में देख रहे हैं, किसी भी रूप में देखो मुझे, अब वो आपकी चॉइस है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप क्यों पढ़े हो, लोग क्या कहेंगे। आप अगर खुद में ईमानदार हो, आप किसी के लिए गलत भाव नहीं रखते और आप मन लगा के ईमानदारी से सही रास्ते पे चल के काम कर रहे हो, तो आपको क्यों चिंता करनी लोग क्या कह रहे हैं। इस पे मत पड़िएगा, आगे बढ़ते चलिए। हमारे बड़ों ने कहा है, वीर तुम बढ़े चलो। जो वीर होता है ना, वो बढ़ते चलता है, वो पलट के नहीं देखता कि कौन क्या कह रहा है। वीर तुम बढ़े चलो। बढ़ते चलो। क्या ये भी कहा जाता है, ये सच है कि कम उम्र में तेजी से जिस तरीके से आगे बढ़ना, कभी पार्टी के अंदर भी कई तरह की चुनौतियां बन जाती है? क्या ये सत्य है?
किसी भी पार्टी के लिए। ये तो हम जिस कार्य में हैं उस कार्य की जरूरी आवश्यकता है कि खींचातानी होनी चाहिए। आप वीडियो तो देख लेते हैं, न्यूज़ तो देख लेते हैं, पॉडकास्ट तो देख लेते हैं, परंतु सब्सक्राइब नहीं करते। माफ़ी चाहूँगा, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ा। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका एक सब्सक्राइब मेरा हौसला अफजाई करता है। अगर आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आती है, अगर आपको मेरा तौर तरीका पसंद आता है, या फिर मेरी खबरों का जो निरसार है वो पसंद आती है, तो आप विहान बस्तर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आरोप प्रत्यारोप लगने चाहिए, सिक्योर भी कहीं सिक्योर हो गए तो कहीं इनसिक्योर भी करोगे, तो ये सारी चीजें चलती रहती। इस पे बहुत ज्यादा ये दिमाग लगाने या सोचने जैसा विषय नहीं है, ये छोड़ देने जैसा विषय है। राहुल गांधी के आप विश्वसनीय चेहरे माने जाते हैं। भिलाई से दिल्ली तक आपकी पकड़ कैसे मजबूत हुई? देखिए, राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं, देश के हर वर्ग की आवाज हैं। वो भारत को कुछ पूंजीपतियों के हाथों में गुलाम नहीं होने देना चाहते, उसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि देश में समानता का भाव रहे, सामान्य अवसर का भाव रहे और सबसे सामान्य व्यवहार हो, तो इसके लिए वो काम कर रहे हैं। जहां तक मेरी बात है, मेरे जैसे हजारों लाखों लोग उनसे जुड़े हुए हैं। सब उनके विचारों से अपने आप को जोड़कर देख के काम करते हैं। और जहां तक मैं हूं, तो मुझे नहीं समझ में आता कि मेरी कोई यहाँ पकड़ है कि दिल्ली में है कि प्रदेश में है। मैं ऐसा सोच भी नहीं पाता। मैं केवल और केवल मेरा जो काम है उसको लगन से करने की कोशिश करता हूं और वैचारिक रूप से राहुल गांधी को अपना आदर्श मानता हूं, अपना नेता मानता हूं और इस विचार पर पूरी तरह मजबूती से खड़ा हूं कि इस देश में अगर हम कहें आने वाले भविष्य में जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या की हर एक भावना को अगर कोई समझ सकता है और सर्वोदय अंत्योदय की भावना से काम कर सकते हैं, तो राहुल जी कर सकते हैं। और ये देश, एक बात और आपके पॉडकास्ट में कह रहा हूं, आपको ये बात आने वाले सालों में समझ में भी आएगी। ये देश आने वाले हजारों साल तक राहुल जी को याद रखेगा। जैसे महात्मा गांधी जी को हम याद करते हैं, बुद्ध जी को हम याद करते हैं, भगवान बुद्ध को, वैसे ही राहुल जी को भी उनके कार्यों के लिए युगों युगों तक भारत याद रखेगा। मैं आज आपके पॉडकास्ट में ये बात कह। आपके राजनीतिक सफर में तब से लेके अब तक, जब से आपने राजनीति शुरू की थी, उस वक्त से लेके भूपेश बघेल और टीएस बाबा में सबसे ज्यादा किसने आपको सपोर्ट किया? दोनों का ही बहुत प्यार और सपोर्ट मिला है। हाँ जी। भूपेश बघेल जी मैंने कहा हमारे गुरु हैं राजनीतिक। उन्होंने हमको बहुत शुरुआत से, जब मैं कॉलेज में था तब से हमें प्रोटेक्ट किया, प्रमोट किया पॉलिटिकली। आदरणीय टीएस बाबा साहब सीएलपी लीडर थे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में। उन्होंने उस समय हमें प्रमोट किया। सभी लोगों की मदद मिली। और ये जो एक पॉलिटिकल डिस्कशन है ना, खींचातानी का, ऐसा कांग्रेस में हमारे सीनियर लीडर्स के बीच में नहीं है। सबके बीच में छत्तीसगढ़ की जनता की जो भावना है उसके अनुरूप पे काम करने की बात है। और थोड़ी बहुत र्यूमर्स पॉलिटिक्स में आती जाती है, लेकिन ऐसे मेरे को कोई गंभीर बात नहीं दिखती। और मुझे तो सबका बहुत प्यार मिला। जेल, संघर्ष और सत्ता से बाहर रहकर आज का देवेंद्र यादव पहले से कितना बदला है? क्योंकि आपसे जब मेरी बात हो रही थी तो आपने कुछ चीज़ें ऐसी कही, तो मुझे लगता है कि ये सवाल पूछा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि जिंदगी में हमेशा उद्देश्य इंसान को बनाता है और बदलता है। तो उद्देश्य के हिसाब से जो व्यक्ति है वो अपने आचरण, अपने व्यक्तित्व, अपनी बोली, हर एक विषय पर काम करता है। और उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस भी आते हैं।
तो ऐसा है कि मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वो तो स्पष्ट है। मुझे लोगों के लिए काम करना है। मुझे सत्ता, सुख के लिए सत्ता में बैठने के लिए नहीं, लोगों के साथ ईमानदारी से जीना है, ईमानदारी से काम करना है। तो मैं इस भाव को लेकर खुश हूं और मुझे लगता है कि अभी तक मेरे अंदर बहुत कोई ऐसे बड़े बदलाव नहीं आए हैं, लेकिन आएंगे अगर तो अच्छे बदलाव रहेंगे जो आने वाली जनरेशन्स को अपने कार्यों से कुछ सीख दे सके, ऐसी बदलाव है। आने वाले समय में भिलाई और छत्तीसगढ़ की राजनीति में आप खुद को किस भूमिका में देखते हैं? छत्तीसगढ़, भिलाई, देखो भिलाई की अगर बात है, भिलाई मेरी फैमिली है, मेरा परिवार है, मैं हमेशा ही से कहता हूँ। तो मैं हमेशा ही, भिलाई ने मुझे अपने बच्चे जैसा प्यार किया है और 25 साल की उम्र में मेयर बनाया, एमएलए बनाया, 28 साल में फिर दोबारा एमएलए बनाया। तो मैं इस शहर को, मतलब इस शहर ने मुझे सब कुछ दिया है कि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकूं देश में, प्रदेश में, विदेश में, कहीं पर भी। जेल में भी गया तो वहां पर भी मुझे विधायक जी बोलते थे। तो किसने दिया ये बात? ये तो भिलाई ने दिया ना। तो भिलाई के लिए मैं जो कर सकता हूँ यहाँ के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, वो कम है। और मैं यहाँ इसको परिवार मानता हूँ और भिलाई का मैं बच्चा हूँ। मैं इतना ही भिलाई के लिए हमेशा अपनी लाइफ लॉन्ग यही कोड मेरे लिए सबसे बेहतर रहेगा। जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ निरंतर अन्याय हो रहा है। हाँ जी। जिस तरीके से हमारा जल, जंगल, जमीन को पूंजीपतियों को दिया जा रहा है, युवाओं और सामाजिक जो समरसता है उसको दरकिनार किया जा रहा है। इस सब चीजों को देखकर ये लगता है, ये महसूस होता है कि ये एक बड़ी लड़ाई है जिसमें मुझे भी अपनी आहुति देनी है। तो मैं अपने आप को इसमें लगा कर रखता हूँ। और रुचि है कि देश में आदरणीय नेता हमारे राहुल गांधी जी जल जंगल जमीन पे मैं कोट करना चाहूंगा। बस्तर में एक मिथ फैल रही है, जल जंगल जमीन, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, जल जंगल जमीन को किसी उद्योगपति के नाम देने की तैयारी की जा रही है। आप कैसे देखते हैं बतौर एक पॉलिटिशियन होने के नाते? सच है। आप देखो देश में प्राइवेटाइजेशन का क्या हाल हो गया है। आप लोगों की रुचि जानने की जगह लोगों को बता रहे हैं कि आपको ऐसे जीना चाहिए। बस्तर के लोग कितनी खुशी से जीते हैं अपने जीवन को। उनको वहाँ का जो पर्यावरण है, वन है, उससे प्यार है। वहाँ की आबो हवा से प्यार है। वहाँ की बोली, वहाँ की खान पान, वहाँ का रहन सहन पसंद है लोगों को। वो गांव से निकलते हैं, पूरा एक दिन लगा देते हैं मड़ई आने में और इसके बाद जाने में, उसमें उनको अच्छा लगता है। उन्हें किसी चीज की लालसा नहीं होती। लालसा नहीं है। वो जो सीमित संसाधन का जो आनंद है वो लेते हैं। लेकिन हम उनके पास जा रहे हैं, बोल रहे हैं, जबरदस्ती बोल रहे हैं कि यार तुम तो दुनिया से जुड़े हुए नहीं हो, तुम्हें इतनी बड़ी यहाँ पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आप मोबाइल देखो, आप ऐसे कपड़े पहनो, आप ऐसा मत खाओ, ऐसा खाओ। तो हम उनका जीवन उनसे छीन कर अपनी पसंद का जीवन उनको देना चाहते हैं, जो कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन है, जो उनके जीवन शैली को खत्म करने की बात है। तो हम संस्कृतियों को क्यों खत्म करना चाहते हैं? मेरा ये कहना है, विकास का मॉडल वो सबसे बेहतर मॉडल है जहां पर स्थानीय लोगों के ओपिनियन के हिसाब से विकास हो, ना कि हम किसी अपने ओपिनियन को ले जाके उनके दिमाग में डालें कि ये विकास का ओपिनियन है। तो ठीक नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। बहुत क्या मिल रहा है वहां के युवाओं को? बस्तर के युवाओं को क्या मिल रहा है, आप बताइए ना। बस्तर के युवाओं को केवल और केवल डर मिल रहा है। पहले नक्सलिज्म का डर, अब नक्सली बनाकर बहुत सारे लोगों के ऊपर कार्रवाई की बात आती है, लगातार बात आती है ये। और इसके बाद उनके जो देवता हैं, उनके जो भगवान हैं, पर्वत है, उसको चीर दिया जाएगा, किसी न किसी को दे दिया जाएगा। वो बाहर से उद्योगपति आएगा, उस पे अपना हजारों करोड़ पैसे कमाएंगे
हमारा जंगल नष्ट हो जाएगा और उसके बाद वहां के जो स्थानीय युवा हैं उनको मिलेगा ठेका श्रमिक का तमगा। ठेका श्रमिक बनाने के अलावा क्या बना रहे हो? मतलब जो साधन संसाधन है उसको कोई भी आकर सरकारी तंत्र के शक्ति से, टेंडरिंग प्रोसेस से ले रहा है, लेकिन जिन्होंने उन संसाधनों के बीच में अपना जीवन यापन पीढ़ियों से किया है, उनकी भावना कहाँ है, उनकी इच्छाएं कहाँ है, उनकी सोच कहाँ है, उनका गांव, उनका घर कहाँ है, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। आपको क्या लगता है आने वाले समय में बस्तर खिलेगा या फिर पीछे चल देगा? देखिए, नजरिया है इसमें। नहीं, लेकिन एक चीज़ ये भी है, उस इलाके पे रिसेंटली एक घटना घटित हुई थी कुछ महीने पहले, जिस इलाके से नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। DKSZC के पद पे काबिज थे रुपेश रणकारण स्पेशल जोन कमेटी। उस पद इंद्रावती का इलाका पड़ता है जो अबुझ मानसी इलाके लगे हुए हैं। उस इलाके से माओवादियों की समर्पण होती है। उसी इलाके से बड़े पैमाने पे जमीन धूपपति के नाम पे हो जाती है। जनचर्चा का विषय बनता है। वहाँ के विधायक विक्रम मंडावी ने विधानसभा में भी इस बात को उठाया। लोगों के बीच में प्रश्न बन गया, हाउ इट्स पॉसिबल, कैसे ये सब हो गया। यही कहना चाहता हूँ मैं आपको। आदिवासियों का विश्वास जीतेंगे या फिर आदिवासियों को पीछे धकेलने की कोशिश हो रही है? क्या हो क्या रहा है? देखिए, वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनकी उम्मीदों, उनके सपनों का बस्तर तो नहीं बन रहा है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि देश के बड़े उद्योग घरानों के सपने पूरे करने के लिए बस्तर का उपयोग जरूर है। मैं ये बात कहूँ। एक ऐसा फैसला जिस पर आज भी गर्व है और एक जिस पर आपको अफसोस होता हो कि यार मुझे ये डिसीजन नहीं लेना था जो मैंने ले ली। देखिए, पलट कर अगर सोचूंगा निर्णय में, राजनीति में एक कहावत है कि कदम आगे बढ़ाने के बाद आप पीछे नहीं आ सकते, ज्यादा नुकसान होता है पीछे आने से। तो कदम जहां बढ़ गए तो बढ़ गए, नुकसान फायदा क्या सोचोगे उस पर। और जो पा लिया उसको याद करके अपने आप को क्या पीठ थपथपाओगे। तो मैं ना अच्छा याद कर पाता हूं ना बुरा याद कर पाता हूं। कहने को इसको मैं इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं कि मैं पायलट का कोर्स कर रहा था जी, ठीक है। मैं पायलट का कोर्स छोड़कर आ गया और मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली और इंजीनियरिंग करते करते मैं पॉलिटिक्स में आ गया फर्स्ट ईयर में। तो मैं अपने निर्णय को कैसे गलत ठहराऊं। मैं शायद पायलटिंग कर रहा होता आज, तभी भी मैं कुछ ना कुछ देश सेवा में ही काम कर रहा होता, क्योंकि जैसी फीलिंग है एयरफोर्स में जाता, कोशिश करता और मतलब गवर्नमेंट का हिस्सा रहूं। इंजीनियरिंग करता तब भी वैसे ही करता, पॉलिटिक्स में आ गया तो यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो किसको अच्छा बोलूं किसको बुरा बोलूं, मेरे पास उसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। मैं अच्छा और बुरा, मैं उस बात को जरूर कह सकता हूं कि जो सच्चाई पे हम पर्दा डालते हैं ना, वही सबसे बुरा है। अच्छा, जो आप हो, जो आपके मन में चल रहा है, वो आपके जबान पे होना चाहिए, वही आपके काम पे होना चाहिए। अगर आप ये मन वचन कर्म, ये तीन है, मन तीन वचन कर्म। हाँ, मन वचन कर्म, दिमाग, जबान और आपके स्टेप्स, मतलब आप क्या रिएक्ट क्या कर रहे हो, रिएक्शन, ये तीनों अगर आपके एक समान है ना, तो आपको जिंदगी में किसी चीज का रिग्रेट नहीं होगी, ना किसी चीज को लेके आप ओवर एक्साइटेड होगे। सब कुछ आपको है ना मजेदार लगेगा। तो मैं मोर ओवर अपने आप को इस बैलेंस में बनाए रखता हूँ कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो मेरी जबान पे हो और वैसे ही मैं रिएक्ट करूँ, एक्ट करूँ। अच्छा, बीजेपी ये कहती है कांग्रेस में लोग भूपेश और TS बाबा के खेमे में बटे हैं, इसलिए कांग्रेस के लोग संगठित नहीं हो पा रहे, टूट रहे हैं। आप कैसे देखते हो? युवाओं के बीच में काफी रहते हो। क्या बात करेगी बीजेपी का हाल इतना बुरा हुआ है। स्टेट में खत्म कर दिया गया है सीनियर लीडर्स को। मतलब दिल्ली में बैठ के ब्यूरोक्रेट्स बीजेपी को गाइड करते हैं छत्तीसगढ़ में कि छत्तीसगढ़ ऐसा चलेगा। उद्योगपति चला रहे हैं, मैं तो कहूंगा पूंजीपति चला रहे हैं बीजेपी को अभी, और किसी में दम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मैं बोलूंगा सीनियर नेता जितने हैं
जो छत्तीसगढ़ को लेकर अपना इमोशन भावना रख के काम करते थे, उन लोगों को दरकिनार कर दिया गया, या वो लोग भी चुपचाप बैठे हुए हैं कि वो कुछ कह नहीं सकते। और जो नए लोगों को अपना रिप्रेजेंटेशन दिया गया है बीजेपी के द्वारा, उनके अंदर कोई इमोशन ही नहीं है पब्लिक के सेंटिमेंट्स का। वो एक प्रोसेस में चल रहे हैं। एक कंपनी जैसी है बीजेपी कि कंपनी में आपको ये डिपार्टमेंट दिया गया, आपको ये फाइलें आगे बढ़ाते जाओ और अपना लाभ जो है वो अपना घर ले जाओ, इतना ही है। मतलब कोई गंभीरता से गहराई से जाकर छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए काम नहीं कर रहे। केवल और केवल उद्योगपतियों के लिए काम चल रहा है बीजेपी के द्वारा। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव अगर होगा तो कांग्रेस की वापसी के लिए छत्तीसगढ़ में जय वीरू जैसी जोड़ी भूपेश और टीएस सिंह बाबा के नेतृत्व में ही सरकार की वापसी होगी। कैसे देखते हो? आदरणीय भूपेश बघेल जी और टीएस बाबा साहब दोनों बहुत ही मजबूत और बड़े नेता हैं हमारे स्टेट के। और जब सरकार आती है तो उसको कार्यकर्ता लाते हैं, जनता लाती है। तो जो छत्तीसगढ़ का कांग्रेस का वर्कर है वो बहुत पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कि उसको छत्तीसगढ़ की जन भावना के अनुरूप सरकार लानी है। वो भी जमीन पे काम करेगा और जितने हमारे शीर्ष नेता हैं सब एकजुटता से राहुल जी के मार्गदर्शन में काम करेंगे और सरकार लाएंगे। भिलाई की जनता को एक वादा जो हर हाल में पूरा करेंगे आप। घर पे कोई वादा करता है? घर है हमारा, ये भिलाई हमारा परिवार है। परिवार में तो आपको जीना पड़ता है। आप घर पे परिवार के बड़ों को कुछ वादा करके निकल नहीं सकते, क्योंकि लौट के तो घर वापस ही आना है। तो मैं जीता हूँ भिलाई को, और मैं ईमानदारी से जीता हूँ भिलाई को। यहाँ के लोगों के बीच में और मेरे बीच में एक अपनेपन का रिश्ता है। तो मैं जब तक अपने शहर के प्रति जो मेरा प्यार है, इस प्यार को, इस इमोशन को मजबूत रखूंगा, जिंदा रखूंगा, काम करूंगा इसको लेकर, तो मुझे नहीं लगता किसी वादे की जरूरत है मेरे शहर में। ईमानदार प्रयास करने की जरूरत है। और शहर बड़ा जागरूक है, ये खुद सब देखता है और सब समझता है और उसके हिसाब से काम करता है। राजनीति में किससे आपको सबसे ज्यादा धोखा मिला हो, जो आज भी रिग्रेट करते हैं, व्यक्ति या सिस्टम? मैं सिस्टम का विरोधी हूँ। वाई? व्यक्तियों का नहीं। जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस बनाया जाता है किल करने के लिए, लोगों के इमोशन को किल करने के लिए। तो मैं बहुत सारी चीजों में प्रोसेस से दुखी रहता हूँ। मैं नगर निगम मेयर बन के गया, मैंने देखा वहाँ प्रोसेस ऐसा था कि लोगों की जो भावना है उसके अनुरूप काम नहीं हो पा रहा है। मैंने सरकार में भी रहा तो मैंने देखा प्रोसेस में बहुत सारी चीजें फंस जाती है। वो प्रोसेस का अपना फायदा भी है और अपना नुकसान भी है। तो मुझे वो लोग पसंद नहीं आते प्रोसेस में, जो वो प्रोसेस का लाभ लेकर लोगों को पॉलिटिकली या इमोशनली किल करने की कोशिश करते हैं। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के सपने क्या हैं? सच में बहुत आपने बोला तो मैंने सोचा, तो मेरे को बताऊं क्या मन में आया। हाँ जी। कि एक क्या ही बोलूं मैं, अभी इसको नहीं बोलना चाहिए मुझे, हंसोगे आप भी, इसको नहीं बोलना चाहिए, जाने दीजिए। ऐसा है कि मेरी मान सम्मान चाहिए जिंदगी में, बस इतने ही सपने। मतलब उस लायक अपने आप को प्रतिस्थापित करो, लोगों के लिए काम करो। स्थापना और मान सम्मान दोनों अलग अलग चीज है। बहुत सारे लोग स्थापित मान सम्मान तभी मिलेगी ना जब आप उस लायक काम करोगे, प्रतिस्थापित होगे, व्यक्तित्व अपने आप को डेवलप करोगे, लोगों के लिए काम करोगे। जब आपको जिंदगी में रिस्पेक्ट पाना ही सबसे ज्यादा कठिन है जिंदगी में, बाकी सब पाना आसान है। पद पाना आसान है, पैसा कमाना आसान है, बड़ा सेटअप बनाना आसान है, लेकिन रिस्पेक्ट पाना कठिन है। रिस्पेक्ट के लिए है ना त्याग करना पड़ता है। व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? मैंने कहा ना, रिस्पेक्ट इज सक्सेस फॉर मी। तो रिस्पेक्ट आपको पोजीशनिंग से नहीं मिलती, पावर से नहीं मिलती, सेक्रीफाइस से मिलती है।
इमोशन से मिलती है। बहुत टू अर्ली टू से और टू अर्ली टू अंडरस्टैंड, दोनों ही कहूंगा मैं ये बात। मेरा ये बहुत जल्दी कहना भी है और आपका समझना भी इतना आसान नहीं है। इट विल टेक टाइम, बट तुम्हारी और मेरी उम्र में ज्यादा फासला नहीं है, 7-8 साल का फासला है। हाँ जी, 15-20 साल बाद बात करेंगे इस पर। डेफिनेटली। देवेंद्र यादव ने भिलाई के लिए क्या किया, अगर कोई ऐसा पूछ देता है तो आप क्या बोलते हो? मैं भिलाई के लिए क्या कर सकता हूँ? भिलाई ने पूरे यहाँ लाखों लोगों के लिए किया है। ये शहर बसा, नेहरू जी ने बसाया, लाखों परिवार इस शहर से जुड़े, इस्पात संयंत्र से जुड़े और इस बसाहट में अपने जिंदगी को खोजा। देश विदेश हर जगह नाम, अपने परिवार का नाम रोशन किया, अपने शहर का नाम रोशन किया। मैं भी इस शहर का प्रोडक्ट हूँ, जो इस शहर की जो उम्मीदें हैं और जो यहाँ की ज़रूरतें हैं उसको समझते हुए संवाद बना के यहाँ के लोगों के अनुरूप काम कर रहा हूँ। देवेंद्र यादव की इतनी फैन फॉलोइंग कैसे है और क्यों? मुझे क्या नहीं, ऐसा कोई मूल मंत्र है जिसको आप अभी भी फॉलो करते हो, इसी वजह से चीजें आपके फेवर में हमेशा होती है? यूथ कौन सा मंत्र? कोई भी ऐसा मूल मंत्र जो फॉलो करते हो, जैसे आपने बोला कर्म। देखो ऐसा है ब्रदर, मुझे जी। तो ये भी नहीं पता कि मेरी कोई फैन फॉलोइंग है। जैसा आप बोल रहे हो, मेरे को तो सब कुछ नॉर्मल ही लगता है। मुझे तो लगता है यार इतना सारा काम है। नहीं, आप मेरे से पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ। मैं कोट कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, आप झूठ बोल रहे हैं। कैसे? आपकी जब जेल से रिहाई हुई, वो कारवां एक दिखा जो बताया कि आपके लिए लोग क्या सोचते हैं और लोग क्या मायने रखते हो आपके लिए, और आपके लिए कितना वो समझते हैं और कितना आपको वो चाहते हैं। तो जिम्मेदारी है ना ये तो। हाँ जी। ये फैन फॉलोइंग का है, आपने उसमें फिर गलत पूछा। नहीं, उसमें कई फैन भी थे। जिम्मेदारी है ये मेरी, जो फैन मतलब अगर कोई मुझे प्यार कर रहा है, हाँ जी, तो ये तो मेरे लिए जवाबदारी और जिम्मेदारी बन रही है ना कि भाई वो प्यार कर रहा है मेरे को, तो मेरे को उसके प्यार को, रिस्पेक्ट को बनाए रखना है, बचाए रखना है। तो मैं हमेशा इसको ऐसे ही लेता हूँ। आपको एक किस्सा बता देता हूँ। हाँ जी। उस किस्से से आप मेरी भावना को समझ पाओगे। थोड़ा मुझे लगता है कि मैं एक्सप्लेन करने में कमजोर हो रहा हूँ आपको, लेकिन आपको समझाता हूँ। हाँ, वही बात मैं मेयर बना जी। मेयर की काउंटिंग चल रही थी। दरअसल फर्स्ट राउंड हुआ, मैं 4000 वोट से आगे था। सेकंड राउंड हुआ, मैं 4500 वोट से फिर और आगे हो गया, मतलब 8500 हो गया। थर्ड में 12000 हो गया। फिर करते करते मैं 45,000 के ऊपर वोटों से जीता। सर्टिफिकेट लेके नीचे आया। मेरे साथी, क्योंकि मेरी उम्र 25 साल थी, मेरे साथी मेरे से 4-5 साल और छोटे थे, सब लोगों ने मुझे कंधे पे उठा लिया और जिंदाबाद लगाने लग गए। मैंने उनको बोला उतारो उतारो, वो नहीं समझे। मैंने बोला उतारो उतारो, फिर उन्होंने उतारा मुझे कंधे से और मैं पैदल गया। तो लोगों ने गाड़ी में मेरे को बैठे थे जो, वो बोले कि भाई आप कंधे में हम लोगों को लेके आने क्यों नहीं दिया, हमको पटाखे नहीं फोड़ने दिया, हमको आपने रैली क्यों नहीं निकालने दी। मैंने सुनो, ये चुनाव हम लोग नहीं जीते हैं, मतलब जनता जिताई है। मतलब 2000, 5000, 10,000 से पार्टी और आदमी जीतते हैं, 45,000 से जनता जीतती है और जनता जिताती है। तो ये जो रिस्पेक्ट इन्होंने दी है, इस रिस्पेक्ट का मजाक नहीं बनाना, इस रिस्पेक्ट को उसी तरीके से वापस लोगों को देनी है। मैंने रैली नहीं निकाली, मैंने कोई रोड शो नहीं किया, मैंने मेयर बनते ही साथ ये कहा कि मैं घर घर पैदल जाऊंगा। मैं शायद 5-6 महीने तक लगातार रोज सुबह 7 बजे से दौरा कर रहा था, लोगों के पास जाता था, उनसे मिलता था, बात करता था, आभार करता था, उनकी बातें सुनता था। तो हमेशा आप कैसे, आपकी सामने जो चीज आ रही है आप उसको कैसे देख रहे हो, उसके ऊपर जिंदगी डिपेंड करती है ब्रदर। आप देख रहे हो भीड़ आ रही है, सब आपके लिए जोश से जिंदाबाद कर रही है और आप अपने आप को फील कर रहे हो नहीं मैं लीडर हूं। ऐसा नहीं। अब मैं ऐसे देखता हूँ कि यार ये सब आ रहे हैं तो अब इन सबको की रिस्पेक्ट मेरे को रखनी है, तो मैं उस भाव से देखता हूँ चीजें। क्या राजनीति में युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए? क्या कहेंगे? पूरी होनी चाहिए, पकड़ना चाहिए युवाओं को। मैं तो देखता हूँ राजनीति में युवाओं का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है और युवा ही देश का भविष्य बदलेगा। बहुत कम है। भविष्य तो बदल देते हैं युवा, लेकिन खुद अपनी जगह नहीं ले रहे हैं राजनीति में आके।
गुस्से में आकर किसी को जिता देते हैं, किसी को हरा देते हैं। लेकिन जगह भी लीजिए। मेरा जेनजी से यही कहना है, ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पॉलिटिक्स में केवल हम लोग रहने के लिए नहीं है, आप लोगों को आना है। आप लोग केवल किसी को प्रमोट मत कीजिए, किसी को प्रोटेक्ट मत कीजिए, आप लोग अपनी पोजीशनिंग लीजिए। आप लोग सोचिए कि मैं काउंसलर बनूंगा, मैं काउंसलर बनूंगी, मैं सरपंच बनूंगा, पंच बनूंगा, विधायक बनूंगा, जिला पंचायत का सदस्य बनूंगा, मेयर बनूंगा, सांसद बनूंगा। ये सब आप लोगों के मन में होना चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। आपकी लव स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कैसे आप अपनी वाइफ से मिले, थोड़ा सा बताएं। बहुत अचानक से लीग से पूरा हट गया, मतलब कहाँ पे हम लोग चल रहे थे पॉलिटिक्स में, कहाँ से हम लोग कहाँ आ गए। तो मेरी वाइफ डॉक्टर श्रुतिका, वो मेरी जिंदगी में क्लास 11th में हम लोगों की मुलाकात हुई। लव मैरिज थी? हाँ, लव मैरिज है मेरी, हाँ जी। थी नहीं है। अच्छा है। और केमिस्ट्री के ट्यूशंस में क्लास 10th में जाता था, वहाँ पे हम लोगों की मुलाकात हुई। बायो सेक्शन में थी, मैं मैथ सेक्शन में था। और फिर वहाँ से हमारे एक दूसरे से परिचय हुआ, दोस्ती हुई, और अब तो काफ़ी साल हो गए हैं, मतलब समझिए 20 साल से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। किस तरीके से बॉन्ड बनता है आप दोनों के बीच? देखिए, ऐसा है कि जब भी आप कठिन आप जिंदगी में आपको पलट के देखना है, यार मेरे साथ कौन खड़ा है, ठीक है। सब आपको बोल रहे हैं ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सही नहीं है, लेकिन कोई तो आपके विजन को सोच रहा है, नहीं शायद ये कुछ ठीक करेगा, भरोसा करेगा। जो आप पे भरोसा करता है वही आपका हमसफर होता है, पार्टनर होता है। तो श्रुतिका ने मुझ पर भरोसा किया। समझ लो मैं कुछ कर सकता हूँ जिंदगी में, या मैं लोगों के लिए बेहतर कर सकता हूँ, या मैं लोगों की भावना को समझ सकता हूँ, ईमानदार हूँ। इस बात को सबसे पहली बार समझने वाली तो वही थी, अपार्ट फ्रॉम मतलब मेरी माँ को छोड़ दूँ, उसके बाद तो वही थी जो ये कह रही थी, नहीं तुम करो, ठीक है, जो है ठीक है। मैं तो कुछ था ही नहीं मेरी लाइफ में। 12th पास किया, पायलटिंग कर रहा था, पायलटिंग छोड़ दिया, इंजीनियरिंग कर रहा था, इंजीनियरिंग करते करते पॉलिटिक्स में आ गया। और पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं बताइए ना, यूथ एक कोई पॉलिटिक्स में हो तो उसको कैसे देखते हैं। कितने अच्छे अच्छे मीम्स आते हैं आजकल नेताजी वाले, आप लोग सब देखते ही होंगे। लेकिन उसके बावजूद वो एक लर्नेड डॉक्टर, MD होने के बावजूद भी उसने मुझे हमेशा, मेरे पास कोई ऐसा काम नहीं होता था राजनीतिक काम के अलावा, उसके बाद भी उसने हमेशा रेस्पेक्ट की नज़रों से मुझे देखा, मुझे रेस्पेक्ट दिया भी, और मुझे हमेशा ये कहा कि तुम अच्छा कर लोगे। अपने घर में भी रिप्रेजेंट किया, अच्छा, कि हाँ भाई ये अच्छा है, ये अच्छा करेगा, मेरे को इस पे भरोसा है। ठीक है, मेरी ज़िंदगी में अपार्ट फ्रॉम फैमिली पहली बार मुझ पे भरोसा करने वाले तो डॉक्टर श्रुतिका ही है। आज के यूथ को सक्सेस होने के लिए पावर की जरूरत है, पैसा की, या फिर स्टेबिलिटी की? क्या लगता है, लोग पैसे के पीछे? पावर, पैसा और स्टेबिलिटी, तीनों की जरूरत नहीं है। हाउ? नहीं है तीनों की जरूरत। क्या की जरूरत है? सेल्फ असेसमेंट की जरूरत है। सेल्फ असेसमेंट की जरूरत, बस। जिस दिन आप अपने आप को सेल्फ असेस कर लोगे और लगातार करते रहोगे, उस दिन आपको कोई नहीं रोक पाएगा इस दुनिया में। फिर कोई भी बड़े से बड़ा चैलेंज हो। हम नुकसान वहीं खाते हैं कि हमको छोड़कर दुनिया को जज करते हैं। आपको सबसे पहले अपने आप को एसेस करना चाहिए, और जब आप अपने आप का असेसमेंट सही करने लग जाओगे, खुद से की गई बातें, खुद से किए गए वादों की गंभीरता को समझने लग जाओगे, तो आप जिंदगी में फिर आपको मजा आने लग जाएगा, आनंद आने लग जाएगा। जिंदगी का आनंद उठाइए। What do you think about me? Any suggestion, positive और नेगेटिव? आप काफी अवेयर हो सोसाइटी, स्टेट, जेनजी के इश्यूज पर, और आपके अवेयरनेस के लिए मैं आपको बधाई दूंगा।
थैंक यू। लेकिन मैं आपको एक सजेशन भी दूंगा, श्योर, व्हाई नॉट। आप अपनी गहराइयों में अपने आप से भी चर्चा कीजिए, अपने आप से भी बात कीजिए। आत्ममंथन। आप जब आप अपने आप से बात करोगे ना, तो और ज्यादा प्रोडक्टिव महसूस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ये तो बात की बात है, लेकिन आपकी लाइफ में क्लियरिटी और चीजों को देखने के नजरिए में थोड़ा सा और अपग्रेडेशन आएगा। तो अपने आप को समय दो। देवेंद्र यादव मेरे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? मुझे विवान जी से मिलकर बहुत खुशी हुई। इसलिए खुशी हुई कि सपने देखोगे नहीं तो पूरे कैसे होंगे। बीजापुर का एक युवा ये सपना देखता है कि मैं देश में कहीं पर भी जाके किसी से भी आंखों में आंखें डालकर सवाल करूंगा, बातचीत करूंगा, और वो आज कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्होंने सपने देखे, और ये सपने देखने आवश्यक हैं। सभी मेरे युवा साथियों को कहूंगा, आप भी अपने सपने देखिए और बिंदास होके निकलिए। तो एक बार डर छोड़िए कि सफलता मिलेगी कि असफलता मिलेगी। इस प्रक्रिया का आनंद लीजिए। जब आप प्रक्रिया का आनंद लेने लग जाते हैं ना, कि किसी चीज को चेस करने का, तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने लग जाते हैं। और जहां आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, तो वहां आपने पा लिया जो आप पाना चाहते हो जिंदगी में। विवान को उर्फ भरत जी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्र में हमसे तो छोटे हैं, इसलिए छोटे भाई कह सकते हैं, और बहुत ही मजा आया मुझे इनसे बात करके। पॉडकास्ट विथ विहान दुर्गम के शो में मेरे साथ ऐसे यूथ आइकॉन थे जो काफ़ी युवाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, काफ़ी नामी शख्सियत हैं, जिन्होंने हमेशा सोशल मीडिया में जो लोग हैं इन्हें देखते हैं, समझते हैं, इनको आंदोलन के बारे में चर्चा भी होती है। तो मुझे लगा मेरे पॉडकास्ट में ऐसे यूथ से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि यूथ के मन में बहुत से मिथ होती है। मिथ ये भी होती है असफलता ही सफलता की पहली मंजिल होती है। लोग पेशेंस नहीं रखते हैं। आज के जो यूथ जनरेशन है पेशेंस नहीं रख जाते हैं, इस वजह से वो हार जाते हैं। तो आपने देखा कि भिलाई के जो विधायक हैं देवेंद्र यादव, उनकी जर्नी कैसी थी। वो भी फर्श से हर्ष तक नहीं आए हैं, वो भी नीचे से लेके ऊपर तक उठे हैं, और कितनी संघर्ष उनकी जीवन रही। ना कोई गॉडफादर था, राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत अच्छी नहीं थी, उसके बावजूद इन्होंने कभी हार नहीं माना। और उसके बाद शादी होने के बाद भी इनकी जो भूमिका है, इनकी पत्नी ने भी हमेशा इन पर भरोसा किया। एक बैकबोन होता है घर पे, वो एक तरीके से काफ़ी मजबूत रहा। इस वजह से एक बड़ी सफलता की ओर हमेशा अग्रसित होते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको मेरी पॉडकास्ट पसंद आती है तो आप विहान बस्तौर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे पॉडकास्ट विद विहान दुर्गम। शुक्रिया।